दोस्तों, मुकेश अंबानी ने हाल ही में क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में 80,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करने की बात कही थी और उसके बाद से अब तक धड़ाधड़ मुकेश अंबानी लगभग सारी सोलर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनीज खरीद चुके हैं, जिसमें एक चाइनीज कंपनी का मेजर स्टेक भी शामिल है। जहां पहले गौतम अडानी चाइनीज कंपनी के लिए मुसीबत बने हुए थे, अब मुकेश अंबानी ने भी इस फील्ड में कदम रख के बाकी सभी कंपनीज और अडानी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब ऐसा लगता है कि एक नई सोलर वॉर होने वाली है। तो देखते हैं कौन बनेगा इस अंत में भारत और दुनिया का सोलर किंग। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि सोलर रेस में तो अडानी पहले से छाए हुए हैं, तो फिर मुकेश अंबानी ने ऐसा क्या नया किया है कि वो अडानी को भी पीछे छोड़ सकते हैं? जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वैसे तो मुकेश अंबानी ने रिलायंस की पिछली एनुअल जनरल मीटिंग में अपना एजेंडा साफ कर दिया था। उन्होंने बताया था कि वो भारत में 4 गीगा फैक्ट्रीज खोलने वाले हैं और इन सभी से वो एक सोलर इकोसिस्टम बनाने की ओर ध्यान दे रहे हैं। इस प्लान को जानने से पहले ये देख लेते हैं कि तब से उन्होंने कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, ताकि प्लान समझना ज्यादा आसान हो जाए। तो बता दें कि अंबानी ने अमेरिका की केलक्स में $12 मिलियन में 20% स्टेक्स खरीद लिया है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि केलक्स ऐसी कंपनी है जिसके पास जो सोलर सेल टेक्नोलॉजी है वो अभी मौजूद सोलर सेल से 20% ज़्यादा एफिशिएंट है। इसके अलावा उन्होंने पूरे REC ग्रुप को भी $771 मिलियन की बड़ी रकम देकर एक्वायर कर लिया है। इसके अलावा स्टर्लिंग एंड विल्सन में एक बड़े स्टेक से लेकर उन्होंने सेंसहॉक नाम की फर्म को भी $32 मिलियन में एक्वायर कर लिया है। सेंसहॉक वो कंपनी है जो ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाती है जो सोलर सेल प्रोडक्शन और स्पेशली उनकी असेंबली लाइन प्रोसेस को काफ़ी एफिशिएंट बना देता है। अब आते हैं मुकेश अंबानी के प्लान पर। उनकी AGM के मुताबिक उनकी पहली गीगा फैक्ट्री पूरी तरह से सोलर एनर्जी प्रोडक्शन पर फोकस करेगी। यानी पहली गीगा फैक्ट्री में सोलर सेल का प्रोडक्शन किया जाएगा, जिस वजह से इतनी सारी कंपनीज को खरीदा गया है, ताकि खुद दोबारा से रिसर्च करने के बजाय इन कंपनीज की टेक्नोलॉजी से ही भारत में प्रोडक्शन शुरू किया जा सके। साथ ही इस गीगा फैक्ट्री से रिलायंस का खुद भी 2030 तक 100 गीगावाट पर आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्लान है। इसके अलावा मुकेश अंबानी की दूसरी गीगा फैक्ट्री एफिशिएंट लार्ज स्केल ग्रिड बैटरीज बनाने पर फोकस करेगी, जहां दिन भर में जनरेट की गई सोलर एनर्जी को स्टोर किया जा सकेगा। ये फैक्ट्री मुकेश अंबानी के विजन को बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करती है, क्योंकि मुकेश अंबानी ने सोलर कंपनीज नहीं बल्कि सोलर इकोसिस्टम बनाने की बात की थी, जिसमें हर चीज़ के लिए एक डेडिकेटेड मॉड्यूल है। अब इसे अगर आप समझना चाहें तो तीसरी गीगा फैक्ट्री की ओर चलते हैं, जहां उनका पूरा फोकस हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ ही रहने वाला है, जिसे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ पुश कर रहे हैं। अगर हम इस इकोसिस्टम के प्लान को टेस्ला के मॉड्यूल से समझना चाहें तो टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स तो बनाई थी, लेकिन उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए अभी भी लोगों को कोयला या फॉसिल फ्यूल जलाकर ही जनरेट करना पड़ रहा था, जिस वजह से एनवायरनमेंट पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था। एक बड़ी वजह थी कि टेस्ला को सिंगापुर में टैक्स ब्रेक नहीं दिया गया, जबकि इलॉन मस्क की डिमांड कर रहे थे कि अगर सिंगापुर चाहता है कि उनके यहाँ फॉसिल फ्यूल्स के जरिए होने वाला नुकसान घटे, तो सिंगापुर को टेस्ला से कुछ वक्त तक टैक्स ना लेकर उन्हें वहाँ एक्सपेंड कर देना चाहिए। ऐसे में टेस्ला के पास जो सोल्यूशन था वो आधा था। इसी गलती से सीख लेते हुए अंबानी ने पहली गीगा फैक्ट्री में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने की तैयारी की, दूसरी में उसे स्टोर करने की और तीसरी गीगा फैक्ट्री में वो हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर जोर दे रहे हैं, ताकि उन्हें किसी पर भी डिपेंड ना होना पड़े। अंबानी की चौथी गीगा फैक्ट्री भी ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के इस मिशन को आगे लेकर जा रही है, और वो इस फैक्ट्री में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम आयन बैटरीज प्रोड्यूस करने वाले हैं। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर न सिर्फ लोगों को ट्रेडिशनल पावर सप्लाई से दूर करेगा, बल्कि अंबानी को इस नई एनर्जी वॉर में एक बड़ा एडवांटेज भी देगा, क्योंकि जितने भी अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की आज बात चल रही है, सभी के लिए अंबानी ने एक बड़ा प्लान तैयार किया हुआ है। मुकेश अंबानी ने अपनी AGM में ये भी कहा था कि उनका प्लान 2035 तक रिलायंस को कार्बन न्यूट्रल बनाने का है। यहाँ एक टेक्निकल बात समझने वाली है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि कार्बन न्यूट्रल मतलब कि अंबानी अब अपना ऑयल का बिजनेस बंद कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसे भी वो एक्सपेंड करने में लगे हुए हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी अरामको ने $15 बिलियन में रिलायंस की एनर्जी डिवीजन का 20% स्टेक भी खरीदा है। दरअसल कार्बन न्यूट्रल होने का मतलब यह है कि जितना कार्बन वो अपनी ऑयल डिवीजन से प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही वो अपनी ग्रीन एनर्जी डिवीजन को एक्सपेंड करके रिड्यूस करेंगे। इसका फ़ायदा यह है कि उनके ग्रीन एनर्जी डिवीजन के पास
अब एक बड़ा टारगेट है। जहां गौतम अडानी ने कुछ साल पहले ही क्लीन एनर्जी की तरफ ध्यान देना शुरू किया था और ऑस्ट्रेलिया से लेकर भारत तक में कई सोलर पार्क्स बना दिए थे, वहीं अब रिलायंस को भी ये समझ आ गया है कि अब आने वाले समय में फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर सर्वाइव नहीं किया जा सकता। मजेदार बात यह है कि जब इंडिया के दो जायंट्स ग्रीन एनर्जी के लिए फाइट कर रहे होंगे, तब सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही होगा, क्योंकि एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए इन्हें अपनी कंपनीज को ज्यादा एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। अगर अंबानी का हाइड्रोजन फ्यूल ज्यादा सस्ता और एफिशिएंट कार बैटरीज बनाने का प्लान सक्सेसफुल रहा, तो इसका मतलब यह है कि भारत में ग्रीन व्हीकल ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगे। जो $100 बिलियन हम हर साल ऑयल इंपोर्ट पर खर्च करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। जब तक दुनिया ऑयल पर चल रही थी, तब तक हमारे लिए एनर्जी सेक्टर में एक्सपैंड कर पाना मुश्किल था, क्योंकि हमारे देश में बहुत कम ही जगहों पर कच्चा तेल पाया जाता है, और जितना है भी वो हमारी ज़रूरतों के लिए काफ़ी नहीं था। लेकिन ग्रीन एनर्जी वो फील्ड है जो हर देश के लिए बराबर है, और इसीलिए हम इस फील्ड में एक्सपैंड कर सकते हैं। और क्योंकि यही आने वाला फ्यूचर है, तो हमें बहुत बड़ी पावर भी देगा ये। कच्चे तेल की सत्ता के कम होने का मतलब ये भी है कि धीरे धीरे अब डॉलर भी अपनी पावर खोने लगेगा, क्योंकि डॉलर सिर्फ इसीलिए दुनिया भर की रिजर्व करेंसी है क्योंकि ऑयल सिर्फ डॉलर में खरीदा जा सकता है। लेकिन जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल को पीछे छोड़ देंगे, डॉलर की सत्ता सवालों के घेरे में आ जाएगी, और भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो विश्व गुरु बनने के लिए अपना दावा पेश करें। और यही सोच चीन की भी है, और इसलिए वो भी इस फील्ड में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत के पास अभी यही स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है कि पूरी दुनिया चीन को एक बड़ा खतरा मान रही है, और चीन का मुकाबला करने के लिए वो भारत की ओर देखते हैं, जो हमें इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में एक यूनिक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है। अगर ये दो इंडियन जायंट सक्सेसफुल होते हैं, तो हमारी पूरी इकोनॉमी इस कदर ट्रांसफॉर्म हो सकती है कि हम दुनिया की एनर्जी क्राइसिस का सलूशन बनकर तो उभरेंगे, बल्कि जियोपॉलिटिक्स में भी मजबूत पकड़ रख पाएंगे। देखा जाए तो ये एक 20 से 25 साल का ग्रैंड रोड मैप है, जिसके शुरुआती स्टेप्स हम अभी देख रहे हैं, और ये सिर्फ भारत के साथ ही नहीं है। अगर आप फिर से टेस्ला का एग्जाम्पल ले लें, तो टेस्ला आज खुद को एक कार कंपनी नहीं बल्कि एक एनर्जी कंपनी कहती है, और बीते कुछ सालों में इलॉन मस्क ने भी हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए हैं। नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश भी इसी राह पर चलते हुए सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में विंड एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन भारत के पास ज्यादा लैंड और ज्यादा लोग हैं, जो हमारे लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही बन सकते हैं। अब देखना यह है कि किस तरह हम इन्हें काम में लाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या एनर्जी के इस नए युग में जब ऑयल एंड फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंस खत्म होने वाली है, तब भारत के पास एनर्जी सेक्टर में ग्रो करके पूरी तरह आत्मनिर्भर होने का मौका है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।